हेलो गाइस। आज हम लोग बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत को समझेंगे। बर्नौली प्रमेय, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन यानी यूनिट वॉल्यूम, एक निश्चित आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसकी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, असंपीड्य यानी कि शून्य संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब यह होता है कि द्रव को दबाने पर उसके वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन न हो। असंपीड्य मतलब उस पर अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो ना तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन हो और ना डेंसिटी में कोई परिवर्तन हो। दूसरा, अश्यान द्रव यानी कि उसकी श्यानता जो है शून्य हो, यानी जब वे बहते हैं उनमें उनकी परतों के बीच में जो घर्षण बल होता है वह शून्य हो। शून्य यानी श्यानता जो है शून्य हो, श्यानता शून्य हो। तो ये दो कंडीशन केवल और केवल आदर्श द्रव में ही पाई जाती हैं। अब देखिए, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव यानी आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह, अब धारा रेखी प्रवाह का मतलब क्या होता है कि एक ही बिंदु से, जैसे अगर हमारा ये है तो यहां से अगर जो एक ही बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही मार्ग पर चलें, यानी इससे अगर जो भी कण गुजर रहे हैं तो वो एक ही मार्ग पर चलें, ये हमारा स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो यानी स्ट्रीम्ड लाइन फ्लो यानी धारा रेखी प्रवाह होगा। यह हमारा धारा रेखी प्रवाह होगा। अब देखिए, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की यानी डेफिनिट वॉल्यूम की कुल ऊर्जा, अब किसी बहते द्रव में तीन ऊर्जाएं होती हैं। पहला है दाब ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा। दाब ऊर्जा फोर्स के रूप में क्रिएट होता है, गतिज ऊर्जा उसमें गति के रूप में, और स्थितिज ऊर्जा हाइट के रूप में स्थिर रहती है।
तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, अब चूंकि स्ट्रीम लाइन फ्लो है, यहां से जा रहा है, यहां से जाने वाले सभी कण द्रव के इसी मार्ग से होके जाएंगे, तो इसके किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन की, डेफिनिट वॉल्यूम की टोटल ऊर्जा एक नियतांक होता है, यानी कि तीनों ऊर्जाओं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। यही बर्नौली प्रमेय है। अर्थात P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक बराबर कांस्टेंट के। अब माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली X और Y में प्रवाहित हो रही है तथा प्रवाह धारा रेखीय है। नली के X सिरे का क्षेत्रफल A1 है, नली के Y सिरे का क्षेत्रफल A2 है। पृथ्वी तल से ऊंचाई H1 है, पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 है। X पर दाब P1 है, Y पर दाब P2 है। X पर द्रव का वेग V1 है, Y पर द्रव का वेग V2 है। चूंकि A2 का मान A1 से कम है, अतः अविरतता के सिद्धांत के अनुसार P2 का मान B1 से अधिक होगा, V2 का मान V1 से अधिक होगा। चूंकि A इंटू वी बराबर कांस्टेंट अविरतता के सिद्धांत से, तो अगर यहां A कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा, यहां ये ज्यादा था तो ये कम हो रहा, यानी अगर यहां पर V2 इज ग्रेटर देन V1 अर्थात V2 ग्रेटर देन V1 के, V2 बड़ा है V1 से। अब जो द्रव X सिरे पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। इस द्रव पर एक बल कार्य करता है। तो बल क्या होता है? P बराबर F अपान A होता, तो F बराबर P इंटू A, और इस बल के कारण कार्य होता है। तो 1 सेकंड में X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर कार्य क्या हो जाएगा? F इंटू दूरी। यहां दूरी क्या है 1 सेकंड में? दूरी है V, तो किया गया कार्य हो जाएगा P1 इंटू A1 इंटू V1 के। अतः 1 सेकंड में Y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? P2 A2 V2 के। इस प्रकार द्रव पर किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा? P1 A1 V1, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 के। परंतु A1 V1 तथा A2 V2 क्रमशः 1 सेकंड में X से प्रवेश करने वाले तथा Y से बाहर निकलने वाले द्रव हैं, इसलिए अविरतता के सिद्धांत के अनुसार A1 V1 बराबर है A2 V2 के। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। अब यहां देखिए
नेट कार्य बराबर हो जाएगा P1 A1 V1 की जगह m बाई रो, P2 A2 V2 की जगह m बाई रो कॉमन हो गया, P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो, यही हमारा नेट कार्य है। अब 1 सेकेंड में x से प्रवेश करने वाली द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ m v1 स्क्वायर और 1 सेकेंड में y से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर। अब नेट गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर के, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर के। क्योंकि देखिए यहाँ स्पीड कम है, यहाँ स्पीड ज़्यादा है, यानी यहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ हाइट ज़्यादा है, स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है, स्थितिज ऊर्जा कम है, तो स्थितिज ऊर्जा में होने वाली कमी, स्थितिज ऊर्जा में कमी जो होगी mgh1 माइनस mgh2, h1 बड़ा है h2 छोटा है, तो आ जाएगा mgh1 माइनस h2, यह स्थितिज ऊर्जा में कमी है। अतः द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, चूंकि गतिज ऊर्जा के कारण ऊर्जा बढ़ी, स्थितिज ऊर्जा के कारण कम हो रही है, तो हम नेट निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे, यानी गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा को जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि, ये हमको मिल जाएगा। यह जो वृद्धि है, नेट जो वृद्धि है, यह वृद्धि द्रव पर किए गए नेट कार्य के कारण होती है, इसलिए यह जो वृद्धि है उस कार्य के बराबर होगी, अर्थात नेट कार्य हमारा है P1 माइनस P2 इंटू m अपान रो, यह बराबर होगा इस नेट ऊर्जा वृद्धि के। अतः किया गया नेट कार्य बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि बराबर P1 माइनस P2 m अपान रो बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2, दैट इज नेट कार्य। यहां से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बराबर करने पर, अब देखिए यम यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कट जाएगा और रो का इसमें गुणा कर देंगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो